Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to continue lesson number 8, that is British policies and administration in India after 1858. We will start with reorganization of army. Reorganization of army. The role of Indian soldiers in the revolt of 1857 shook the foundation of British rule in India. अब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल को हिला के रख दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस एफर्ट टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सिमिलर स्ट्रगल. और ऐसा स्ट्रगल दोबारा फिर से कभी ना हो, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स या स्टेप्स उठाए. द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथेंड सो दैट दे कुड हेल्प एक्सपेंड इम्पेरियल पावर. और इसीलिए इंडियन आर्मी जो थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और भी ज़्यादा मजबूत किया गया. द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड, और इसके लिए कुछ चेंजेस हुए थे. The European Army of East India Company was made a part of Indian British Army. अब जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसमें यूरोपियन आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यूरोपियन आर्मी थी उसको भी ऐड कर दिया गया. अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेंड द इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली इन इंडिया. और ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो इंग्लिश और आर्मी ऑफिशियल्स हैं और जो सोल्जर्स हैं वो रेगुलरली इंडिया में भेजे जाने लगे. द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज कर्टेल्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड. और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या थोड़ी कम होने लगी और यूरोपियन सोल्जर्स जो थे उनका जो नंबर है वो बढ़ाने लगे ये लोग. द रेशियो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स इन बंगाल वॉज 2:1 एंड 3:1 इन बॉम्बे एंड मद्रास. अब जो रेशियो है इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स का वो बंगाल में 2:1 था. इट मीन्स 2 इंडियन रहेंगे और 1 यूरोपियन रहेगा. और 3:1 था बॉम्बे और मद्रास में. अपॉइंटमेंट्स वर मेड ऑन रेशियल ग्राउंड्स. अब रेस के बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होने लगे. एन एटमॉस्फेयर ऑफ रीजनलिज्म वॉज क्रिएटेड इन आर्मी बाय रेजिंग पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊं, सिख, राजपूत and Marathas regiments so that they could not have similar view on national issues. अब ना रीजनलिज्म का एक एटमॉस्फेयर वो लोग आर्मी में क्रिएट करने लगे, जैसे पंजाब के लोग, गढ़वाल के लोग, कुमाऊं के लोग, सिख लोग, ये ऐसे लोगों को ये लोग अपॉइंट करने लगे. तो इनमें ग्रुपिज्म चलती है. इससे क्या होता है कि इन लोगों का नेशनल इशूज़ पर सिमिलर व्यू नहीं रहेगा, मतलब कि ये लोग अपनी अपनी ही गैंग में ज़्यादा खुश रहेंगे. तो इस तरीके का इन्होंने पॉलिसी शुरू कर दी. अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज बीइंग स्पेंट ऑन आर्मी. और सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो 30% इनकम थी वो आर्मी पर ही खर्च करने लगे. Chief aim behind the reorganizing of the army was the English policy of divided and rule. तो हमने हिंदी में सुना है कि फूट डालो और शासन करो, तो वही पॉलिसी ये लोग यहाँ पर अपना रहे थे. If one company revolted, the other could crush the revolt. अगर एक कंपनी या एक ग्रुप रिवॉल्ट करता है या कोई क्रांति करता है तो जो दूसरा वाला ग्रुप रहेगा वो इसको क्रश कर देगा या इस क्रांति को ख़त्म कर देगा. दे स्टार्टेड सेंडिंग इंडियन सोल्जर्स टू फॉरेन. अब इन्होंने इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको फॉरेन भेजना भी स्टार्ट कर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. After 1858, vital changes were made in administrative organization. 1858 के बाद में कुछ important changes हुए administrative organization में. The 1861 Act opened a new process of division in administration. और 1861 के एक्ट के साथ में डिवीज़न इन एडमिनिस्ट्रेशन की न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गई. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस या प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म कर दी गई. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर सेटअप इन बंगाल एंड बॉम्बे. अब बंगाल और बॉम्बे में लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप हुई 1862 में. उत्तर प्रदेश में 1886 में, वेस्ट बंगाल में 1894 में एंड असम में 1905 में. 1919 ऑर्डिनेंस द ड्यूअल
rule policy was introduced, and by the ordinance of 1935 provincial supremacy came into force. अब 1919 के ऑर्डिनेंस के साथ में ड्यूअल रूल पॉलिसी स्टार्ट हो गई और 1935 के ऑर्डिनेंस के साथ में प्रोविंशियल सुप्रीमेसी केम इनटू फोर्स. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन राइट्स टू कंट्रोल. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ राइट्स दिए गए थे. दीज राइट्स आर टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, टोल टैक्स, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर. ये सारे इनको राइट्स दिए थे. लेटर सम मोर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस और इसके बाद में कुछ और चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग ऑफ द मेन पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी मेन पॉलिसीज़ थी उनके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. द सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश इज स्टिल प्रिवलेंट विद स्लाइट चेंजेस. और इंडिया में जो अभी सिस्टम चल रहा है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. अभी कुछ स्लाइट चेंजेस कर दिए गए हैं. आफ्टर 1861 नेसेसिटीज़ ऑफ ज़िला परिषद एंड म्यूनसिपालिटीज़ वर फेल्ट. 1861 के बाद में ऐसा लगा कि म्यूनसिपालिटीज़ और ज़िला परिषद को क्रिएट करने की ज़रूरत है. सो म्यूनसिपालिटीज़ वर एस्टाब्लिश इन मद्रास. तो इसके बाद में म्यूनसिपालिटीज़ को एस्टाब्लिश किया गया मद्रास में 1865 में, पंजाब में 1867 में, उत्तर प्रदेश में 1868 में. आफ्टर दैट म्यूनसिपल ऑर्डिनेंस वॉज पास टू लेवी लोकल टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क्स. और उसके बाद में म्यूनसिपालिटीज़ ऑर्डिनेंस पास किया गया और लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करने लगे सो दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एक्सपेंडिचर है या जो भी खर्चा है उसको फुलफिल किया जा सके. दिस हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्शन प्रोसेस गॉट बूस्ट. और इसी के साथ में म्यूनसिपैलिटीज़ की इनकम भी इंक्रीज़ हो गई और दूसरे साइड इलेक्शन प्रोसेस को भी इंडिया में बूस्ट मिला. लॉर्ड रिपन डिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लॉर्ड रिपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसीलिए उनको फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. एन ऑर्डिनेंस वॉज पास इन 1881-1882 टू ब्रिंग चेंजेस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉस. और एक ऑर्डिनेंस पास किया गया 1881-82 में कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज में कुछ चेंजेस किए जाएं. ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़. और नेक्स्ट 2 years में बहुत सारे चेंजेस हुए जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में कुछ चेंजेस हुए. इवन अ कॉमन मैन कुड वाई फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूनसिपल हेड बट मोस्टली कैपिटलिस्ट और वेल टू डू वर इलेक्टेड. और अब एक नई चीज़ स्टार्ट हुई कि जो कॉमन मैन था वो भी म्यूनसिपल हेड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन ज़्यादातर कैपिटलिस्ट और वेल टू डू मतलब कि पैसे वाले लोग जो थे या बहुत रिच थे वो लोग ही यहाँ पर इलेक्ट हो रहे थे. आफ्टर 1882 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वर सेट अप इन विलेजेस एंड इन 1908 द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. 1882 के बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सेटअप किए गए थे विलेजेस में और 1908 के रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने फोकस किया था पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की ग्रोथ पर. विद द 1935 एक्ट देयर ज्यूरिडिक्शन एक्सपेंडेड. और 1935 के एक्ट के बाद में उनका जो काम करने वाला एरिया था या जो क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया. अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ईच म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और विलेज पंचायत हैड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और विलेज पंचायत को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ी, जैसे लाइटिंग, वाटर सप्लाई, रोड, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन,
but the dictatorial attitude of British officials denied the real benefit of these reforms to Indian people. लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ज़बरदस्ती वाला जो एटीट्यूड था या गलत एटीट्यूड था इंडिया के लिए, उसके कारण जो सही में जो बेनिफिट इंडियन लोगों को मिलना चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं. Remaining topics I'll continue in next part. Thank you so much.